Good morning class. This is the history book of 8th class. Chapter 2. Chapter name is From Trade to Territory the Company Established Power. आज हम पढ़ेंगे कैसे ब्रिटिश लोग आए तो हमारे देश में व्यापार करने थे, लेकिन उन्होंने कैसे हमारी टेरिटरी पर अपनी शक्तियों को स्थापित करना शुरू कर दिया। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे है औरंगजेब। औरंगजेब जो थे वो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे और उन्होंने इंडिया के बहुत बड़े पार्ट पर क्या किया हुआ था, कंट्रोल किया हुआ था, शासन किया उन्होंने। लेकिन आफ्टर हिज डेथ इन 1707 के बाद क्या हुआ, मुगल जो गवर्नर्स थे, जिनको हम क्या बोलते हैं, सूबेदार भी बोलते हैं, और कुछ थे बिग जमींदार, जिन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, हमारी अथॉरिटी को क्या करना शुरू कर दिया, एजर्ट करना शुरू कर दिया, और रीजनल किंगडम्स पे क्या हो गए, वो स्थापित हो गए। और ए पावरफुल रीजनल किंगडम इमर्ज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। और जो पावरफुल रीजनल किंगडम्स थे उन्होंने क्या करा, उसको इमर्ज करना शुरू कर दिया भारत के कुछ हिस्सों पर। इससे क्या हुआ, दिल्ली जो थी वो लंबे समय तक इफेक्टिव सेंटर नहीं रही, जो पहले हुआ करती थी अब वो ज़्यादा इतनी इफेक्टिव नहीं रही। देखिए औरंगजेब के बाद भी बहुत सारे मुगल शासक आए, लेकिन वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, क्योंकि औरंगजेब ने क्या किया था, सबसे पहले तो औरंगजेब ने बहुत ही सारे टैक्सेस लगा दिए थे। टैक्सेस जो थे वो औरंगजेब के टाइम पर ही लग चुके थे। औरंगजेब ने इसके बाद बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी, जिससे क्या हुआ, मनी का जो था वो क्या हुआ, मनी हमारा बहुत ज़्यादा खर्च हुआ इसमें। तो जो लोग थे ना, उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि औरंगजेब के बाद जो शासक, जिन राजाओं ने शासक किया, मुगल रूलर ने जिन्होंने शासक किया, वो या तो वो इतने पावरफुल नहीं थे, और ऊपर से जो लोग थे वो क्या थे, ठीक से टैक्सेस पे नहीं कर पाते थे, जिससे क्या था, जो शासन ठीक से नहीं चला, और जो मुगल एम्पायर का धीरे धीरे वो डिक्लाइन होने लग गया। 18th सेंचुरी के हाफ में कुछ पावरफुल न्यू पॉलिटिकल हॉरिजन्स आए, जिसमें क्या थे, ब्रिटिश थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली कम टू स्मॉल ट्रेडिंग। जो ब्रिटिश थे वो आए तो व्यापार करने थे, लेकिन कैसे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, हमारी टेरिटरीज को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। और कैसे, हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ ए वास्ट एम्पायर। कैसे वो इस एम्पायर को उन्होंने वास्ट किया। और इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस कम अबाउट, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें एक पिक्चर दी हुई है, बहादुर शाह जफर एंड हिज सन बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हॉटसन। कैप्टन हॉटसन जो हैं उन्होंने बहादुर शाह जफर को क्या और उनके बेटे को क्या किया है, यहाँ पर अरेस्ट कर रहे हैं। देखिए औरंगजेब जो थे वो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे, लेकिन जो बहादुर शाह जफर थे वो लास्ट मुगल रूलर थे। ठीक है, पावरफुल और मुगल रूलर में डिफरेंस है। आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नो पावरफुल मुगल रूलर। औरंगजेब के बाद कोई भी मुगल रूलर तो आए, लेकिन कोई भी उतना पावरफुल नहीं था। बट मुगल एम्पायर्स कंटिन्यू टू सिंबॉलिक इम्पोर्टेंट when a massive rebellion against British rule broke out in 1857। लेकिन जब एक रिबेलियन स्टार्ट हुई 1857 में, तो जिसमें क्या किया, बहादुर शाह जफर, द मुगल एम्पायर एट दैट टाइम वाज सीन ऑफ द नेचुरल लीडर। वहाँ मुगल जो बहादुर शाह जफर थे वो क्या थे, वहाँ के लीडर थे। लेकिन उनके बाद क्या किया, बहादुर शाह जफर को तो फोर्सफुली उनको गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, और उनके बेटे को मार दिया गया। ईस्ट इंडियन कंपनी कम्स ईस्ट। ईस्ट इंडियन कंपनी आई, कहाँ से आई, वो ईस्ट से आई। अब कब आई, 1600 में आई। देखिए ईस्ट इंडियन कंपनी एक्वायर्ड ए चार्टर फ्रॉम रूलर ऑफ इंग्लैंड। ईस्ट इंडियन कंपनी ने एक चार्टर, एक जो जिसे हम पत्र बोलते हैं, वो उन्होंने क्या किया,
निकाला, वो किसके द्वारा निकाला गया? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा निकाला गया। ग्रांटिंग इन द सोल राइट ऑफ ट्रेड विद द ईस्ट। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आता है सोल राइट और टू ट्रेड। सोल राइट टू ट्रेड का मतलब होता है कि ईस्ट इंडियन कंपनी से कोई भी दूसरी कंपनी इंडिया में ट्रेड करने नहीं आएगी। यानी कि क्या होगा, जब ट्रेड कर कोई भी दूसरी कंपनी व्यापार करने नहीं आएगी तो कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं होगा। अब जब कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा तो कंपनी जितना भी प्रॉफिट होगा वो किसको मिलेगा? वो ईस्ट इंडियन कंपनी को मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, एक सोल राइट ट्रेड निकाला जिसका काम क्या था, नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडियन कंपनी। कोई भी अदर कंपनी उसको कम्पीट नहीं कर सकती। विद दिस चार्टर्ड कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियन लुकिंग फॉर फ्यू लैंड्स फॉर विच इट कुड बाय गुड्स टू चीप प्राइस। अब वो क्या करने लग गए, वो ओशियन के महासागर के द्वारा हमारे देश में आए और उन्होंने क्या करा, सामान को यहाँ से खरीदा सस्ते दामों पर और उसको कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल एट हायर प्लेसेस, और यहाँ से यूरोप ले गए और उसे महंगे दामों पर बेचा। तो इससे क्या हुआ, ईस्ट इंडियन कंपनी को प्रॉफिट हुआ। अब भाई जब कोई कंपटीशन में जब कोई दूसरी कंपनी रहेगी ही नहीं तो क्या होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा वो एक ही कंपनी को जाएगा। तो इससे क्या होने लग गया, ईस्ट इंडियन कंपनी को मुनाफा हुआ। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन। अब कंपनी को किसी भी चीज़ का डर नहीं था, कंपटीशन का तो डर था ही नहीं। फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज, क्योंकि कोई भी दूसरी कंपनी इंग्लिश व्यापारिक कंपनी थी नहीं। अब यहाँ पे एक वर्ड है मर्चेंटाइल। मर्चेंटाइल का मतलब है ट्रेडिंग कंपनीज, जो भी व्यापारिक कंपनीज होती हैं इन दिनों में आई। उनका फर्स्ट मोटिव क्या था, प्रॉफिट कमाना था। सो दैट दे कुड बाय चीप्स एंड सेल डियर। वो क्या करते थे, सस्ते दामों पे सामान को खरीदते थे और महंगे दामों पे यूरोप में जाकर, मतलब अपने देश में जाकर बेच देते थे। इसको इन्होंने क्या बोला, जो मैंने आपको भी सोल राइट टू ट्रेड बताया है, इसको बोला गया द रॉयल चार्टर। इसको रॉयल चार्टर बोला गया। हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट्स। लेकिन जो इन्होंने रॉयल चार्टर बनाया, ईस्ट इंडियन कंपनी से, ईस्ट से यानी कि ब्रिटिश से कोई दूसरी कंपनी तो नहीं आई, लेकिन क्या हो गया, यूरोप कितना बड़ा है, यूरोप में क्या हुआ, यूरोप से और दूसरी कंपनियां आ गई। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट टू अफ्रीका। कहाँ से आई, अफ्रीका से आई शिप के द्वारा। राउंड द कैप ऑफ गुड होप, किस लिए आई, एंड क्रॉस द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन को क्रॉस करते हुए वो आई। जिसमें कौन थे, पुर्तगीज थे। हैड ऑलरेडी एस्टेब्लिश। देखिए ब्रिटिश जो ये ईस्ट इंडियन कंपनी थी ये कब आई थी, 1600 सन 1600 में आई थी। लेकिन जो व्यापार करने की जो नीति थी वो कब से थी, वो 1498 से थी। सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगीज यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गए थे 1498 में। हैड ऑलरेडी एस्टेब्लिश देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट में जाके वो एस्टेब्लिश हो गए थे और वो वहाँ से व्यापार भी कर रहे थे। एंड हैड देयर बेस इन गोवा, और उन्होंने बेस क्या बना हुआ है, तो गोवा बनाया था। इनफैक्ट इट वाज वास्को द गामा, जो वास्को द गामा थे, द पुर्तगीज एक्सप्लोरर, जो क्या करते थे, जिन्होंने ये बताया था कि हु हैड डिस्कवर्ड दिस सी रूट टू इंडिया इन 1948। जो वास्को द गामा थे वो वहाँ भारत आए थे और उन्होंने 1948 में भारत का सी रूट को फाइंड किया था उन्होंने। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी, और 17वीं सदी में द डच टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज टू ट्रेड इन इंडियन ओशियन। उसके बाद कौन आए, डच आए। सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव टू द सीन, और उसके बाद क्या है,
फ्रेंच आए। यानी ईस्ट इंडियन कंपनी से पहले बहुत सारी यूरोपियन कंपनी जो थी वो यहाँ पे एस्टेब्लिश हो चुकी थी। सबसे पहले 1498 में, यानी कि 1400 हम क्या बोल सकते हैं इसको, 15वीं सदी से के अंत में सबसे पहले पुर्तगीज़ आए, पुर्तगीज़ के बाद डच आए, डच के बाद फ्रेंच आए, फ्रेंच के बाद हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी आई। ये लोग जो थे वो यहाँ से क्या करते थे, व्यापार करते थे, सस्ते दामों पर यहाँ से सामान को ले जाते थे और यूरोप कंट्रियों में उसी सामान को वो महंगे दामों में बेचते थे। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि वो हमारे देश से ऐसा क्या ले जाते थे। द प्रॉब्लम दैट वॉज दैट ऑल कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। वो ऐसा क्या खरीदते थे, द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन, उन्हें क्या पसंद था, यहाँ का कॉटन, सिल्क जो इंडिया में यहाँ का प्रोड्यूस होता है वो, उनकी क्या थी, यहाँ पर इंडिया में बिग मार्केट थी, यूरोप में बिग मार्केट थी उनकी, जो क्या करते थे, यहाँ से कॉटन सस्ते दामों पे ले गए और अपने देश में महंगे दामों पे बेच दिया। और क्या ले गए, पीपर, क्लोव, कार्डामन, सिनामन, टू वर ग्रेट डिमांड, उनकी क्या थी, ग्रेट डिमांड थी, मसालों की ग्रेट डिमांड थी। हमारे देश में, हमारे देश को मसालों का देश कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों को वो सस्ते दामों पे ले जाते और वहाँ जाके महंगे दामों पे बेचते। कंपटीशन अमंग्स द यूरोपियन कंपनीज इनइवेंटेबल पुश्ड बाय द प्राइजेस इन विच these goods could be purchased and this reduced the profit that could be earned। और इनका मेन मोटिव क्या होता था, प्रॉफिट को अर्न करना होता था। नेक्स्ट है हमारा द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लोरिश वॉज बाय एलिमिनेटिंग राइवल कंपटीटर्स। अब उन्होंने क्या कर दिया, ट्रेडिंग कंपनीज ने अपने कंपटीटर्स को एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट देयरफॉर लेड टू फ्रेंच बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। अब उन्होंने क्या करने लग गए, वो अपनी ही ट्रेडिंग कंपनीज के साथ क्या करने लगे, लड़ाइयाँ करने लग गए। थ्रू द 17th and 18th सेंचुरी, और 17वीं और 18वीं शताब्दी में दे रेगुलर सैंक ईच अदर शिप। सैंक्स मतलब उन्होंने एक दूसरे के शिप्स को डुबाना चालू कर दिया। ब्लॉकेड रूट्स को समुद्र के जो रूट्स हैं उनको ब्लॉक करना चालू कर दिया ताकि जो जहाज़ हैं वो आगे ना जा सकें। एंड प्रिवेंट राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लायर्स ऑफ गुड्स। और क्या करने लग गए, एक दूसरे के माल्स को वापस करने लग गए, नुकसान पहुँचाने लग गए। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोर्ट्स वर प्रोटेक्ट थ्रू फोर्टिफिकेशन। अब उन्होंने अपने व्यापार को कैरी करने के लिए एक फोर्टिफिकेशन बनाई। अब हम यहाँ पे फोर्टिफिकेशन समझेंगे। फोर्टिफिकेशन मतलब होता है कि उन्होंने क्या कर दिया, अपने जहाँ पे वो व्यापार करते थे कंपनी के चारों तरफ क्या बना दी, एक फोर्टिफिकेशन मतलब दीवार टाइप बनवा दी, जिसमें क्या था कि कोई भी बाहरी कंपनी आकर उन पे क्या नहीं कर सके, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो बाहरी कंपनी अपने लड़ाई ना कर सके उनसे। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड आल्सो लेड टू इंटेंस कन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स। अब उन्होंने ये फोर्टिफिकेशन का सेटलमेंट तो अपने आप कर लिया उन्होंने, लेकिन जो लोकल रूलर्स थे उन्हें क्या हुआ, उन्हें ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगी। ये सब उन्होंने, जो लोकल रूलर्स थे वो क्या कहने लग गए कि ये हमारे यहीं पर आकर व्यापार कर रहे हैं, यहीं से वो प्रॉफिट कमा रहे हैं और यहीं पर वो लड़ाइयाँ कर रहे हैं। तो ये बातें लोकल रूलर्स जो थे उनको अच्छी नहीं लगी। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। अब उन्होंने, जो कंपनीज थी उनको व्यापार करने में क्या होने लगी, मुश्किलें आने लग गई, क्योंकि जो लोकल रूलर्स थे वो क्या अपनी पॉलिसीज़ को लेके आवाज़ उठाने लगे। तो लेट अस सी हाउ दिस हैपन। अब हम पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ नेक्स्ट क्लास में।